नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप्स में जॉब की। स्टार्टअप क्या चमक है बरकरार? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खबरें तो लगातार ये आ रही कि स्टार्टअप छटनी कर रहे हैं। 2022 के लिहाज से देखा जाए तो स्टार्टअप्स के लिए साल काफी खराब रहा था। 17,000 से ज्यादा जॉब्स चली गई थी। बड़े बड़े नाम जो है उनको अपने यहाँ से लोगों को निकालना पड़ा था। फिर भी स्टार्टअप्स की बात क्यों? तो एक ताज़ा सर्वे आया है और ये सर्वे थोड़ी अलग कहानी कहता है। ये सर्वे क्या कहानी कहता है पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद आज हम बात करेंगे कि क्या स्टार्टअप्स अभी भी जॉब करने के लिए एक अच्छी और बेहतरीन जगह है, एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर है तो फिर आपको क्या देखना चाहिए। क्योंकि भैया आप जाओ और नौकरी चली जाए, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। दूर के ढोल सुहाने तो लगते हैं, लेकिन क्या उनमें उतना दम है? ये सारी बात आज करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कहता है ये सर्वे। तो नया सर्वे है, इसे किया है मिंट ने और शाइन टैलेंट इनसाइड रिपोर्ट्स ने, और ये सर्वे कहता है कि छटनी के बीच इसने लोगों से सवाल जवाब किए, क्या छटनी के बीच आप स्टार्टअप में काम करेंगे? तो 70% लोग यहां पर कह रहे हैं कि वो इसमें काम करेंगे। 30% ने कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन 70% मानते हैं कि भाई हम इन छटनियों के बीच, खराब खबरों के बीच भी काम करेंगे। अब क्या पैमाने हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो भी नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि सीखने का मौका, हाँ 40% लोगों को लगता है कि नौकरी हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स में हमें सीखने का ज्यादा मौका मिलता है। दूसरा, आपके करियर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ होती है। 22% मानते हैं कि स्टार्टअप में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका करियर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। बेहतर सैलरी पैकेज, स्टार्टअप जो है वो अच्छे पे मास्टर्स होते हैं, ऐसा 21% लोगों का मानना है कि वो आपको अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बनिस्बत। और फ्लेक्सिबल ड्यूटी, जी हाँ, स्टार्टअप कल्चर में तो माना ही जाता है कि जो काम करने के तरीके हैं, जो काम करने का अंदाज है, वो सब कुछ बड़ा फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल होता है। ये कई लोगों को पसंद आता है। और कुछ और कारण अगर आप गिन ले, कई बार स्टार्टअप्स ये भी कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा खाना सर्व करेंगे। जी हाँ, ऐसे भी स्टार्टअप हैं जो अपने जो क्वालिटीज़ है उसमें लिखते हैं वाई टू जॉइनर्स, हाँ हमारा खाना बहुत अच्छा है। तो वो भी कुछ लोगों को पसंद आता है। ये 4% आप उसी में गिन लीजिए। तो कुल मिलाकर ये है स्टार्टअप की कहानी। स्टार्टअप एक बज़वर्ड भी है, एक अच्छा ऑप्शन भी है, बड़ा एक्साइटिंग ऑप्शन भी है, लेकिन वही कि नौकरी की जो लगने के बाद उसके टिकने की गारंटी कितनी, इस पे थोड़े शक होते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ पर हम तारुफ करा देते हैं कि आज कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। तो ये भी एक स्टार्टअप है, कंपनी बेंच, और उसके फाउंडर क्षितिज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हैं और वन विल कंसल्टिंग की डायरेक्टर मीनू राठौर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि 2022 को देखें तो स्टार्टअप्स को सुन के थोड़ा डर लगता है। इतनी छटनियां, और वो भी साल के अंत होते होते तो रोज खबरें आ रही थी, आज इसने निकाला, आज उसने निकाला, आज इसने ये किया। लेकिन फिर भी ये सर्वे कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स को ही पसंद करेंगे अगर उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आज के न्यू एज बिजनेसेस में एक जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ऑन जॉब लर्निंग, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और सबसे बड़ी चीज जो स्टार्टअप में लोगों को मिलती है वो मिलती है, कहते हैं ना कि एक किक फॉर द अपॉर्चुनिटी। 360 डिग्री वर्क करने को मिलता है। हर कोई वर्क में बिजी है, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एक यूनिकॉर्न बनाना है, हर जगह कुछ ना कुछ एक सिनर्जी होती है। और मुझे ये लगता है कि स्टार्टअप की जो हायरिंग स्ट्रेटजीज होती है, जो लोग वो हायर करते हैं, वो भी शायद उसी तरीके के लोग हायर करते हैं सिलेक्ट कर करके। तो अल्टीमेटली आप देखिए तो जॉब सिक्योरिटी जो एक रीजन होता था, प्राइमरी रीजन होता था कि किस कंपनी में जाएं और किस कंपनी में ना जाएं, वो आज की डेट में न्यू एज एक जो टैलेंटेड वर्कफोर्स होता है उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। क्योंकि इकोनॉमी का एक सिस्टम है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन, स्लो डाउन, अप डाउन होती रहती है इकोनॉमी। बट जिस किसी के अंदर टैलेंट है, यानी लोग ये भी बोलते हैं कि स्टार्टअप में हमने 2 साल में इतना सीखा जाए, दूसरी कंपनी में एक सेट और एनवायरनमेंट में हम 10 साल में नहीं सीखते। नंबर 2, बेनिफिट्स हैं, इमीडिएट बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म अगर कंपनी लिस्टेड हो जाती है, यूनिकॉर्न हो जाती है, लार्ज फंडेड हो जाती है, तो अलग से बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज, स्टार्टअप के एक्सपीरियंस को हर बड़ी कंपनी वैल्यू करती है आज के डेट में। अगर आप बहुत ही एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो वहां लोग बोलते हैं कि अगर किसी का 2 साल या 3 साल भी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस हो तो विल प्रेफर। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक प्रोफेशनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से किसी भी इंडिविजुअल के लिए
लर्निंग, अर्निंग एंड देखा जाए तो डिमांड के लिए, डिमांडिंग होना, तीनों के लिए एक स्टार्टअप बहुत बड़ा एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। तो वहां पे मुझे लगता है कि जॉब सिक्योरिटी का जो एक फियर होता है कि आज फंडिंग नहीं मिली तो जॉब चली गई, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को किसी दूसरे स्टार्टअप में मिल जाती है जॉब, किसी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितने लोग हैं वो गए हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाती है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो फोकस हर किसी का ये होता है कि एज ए इंडिविजुअल हम अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा सकते हैं। वैल्यू बढ़ती है लर्निंग से, कैसे एनवायरनमेंट में आपने काम किया, कितनी चीजें लर्न करिए, एक ही फंक्शन आता है या आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप फ्लोर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप एक ही बेंच पे 5 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। तो स्टार्टअप में एक्चुअली हायरार्कीज कम होती है, काम ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूंगा जो अर्ली 30s वाले लोग होते हैं, वहां पे ये एक बहुत बड़ा किक होता है उनके लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो एक किक का मिलना, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट का मिलना, एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी से मतलब यहाँ पर एक जिम्मेदारी ज्यादा मिलना, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होना, पैसे भी अच्छे होना, शायद यही लोगों को आकर्षित करता होगा। क्षितिज अग्रवाल साहब, तो जैसा सुनील जी कह रहे थे कि स्टार्टअप भी जब लोगों को चुनता है तो वो थोड़े से उसी क्वालिटी के लोगों को चुनता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। वो शायद एक स्टैंडर्ड या क्लोज्ड या जो टिपिकल माइंडसेट वाले लोगों को रखना पसंद नहीं करता। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक जो व्यक्ति स्टार्टअप ज्वाइन करता है उसका माइंडसेट क्या होता है और जो स्टार्टअप हायर करता है उसका माइंडसेट क्या होता है? यहाँ पे जो बात आती है वो बात आती है कि आप किस जनरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो एज यू नो 3 जनरेशन है, जेन एक्स, मिलेनियर और जेन जी। ओके, अगर आप जेन जी को लेंगे तो सबसे ज़्यादा आई वुड से रिस्क टेकिंग लोग हैं, राइट? उनको उनके दिमाग में यही रहता है कि उनके लिए जॉब से ज़्यादा उनको ज़रूरी ये है कि हाउ दे कैन मेक अ डिफरेंस, वो क्या नया करेंगे, क्या कम्युनिटी को प्रोवाइड करेंगे, राइट? वो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ वैल्यू, राइट? उनको अपने रूल से चलना होता है, राइट? उनको अपने टाइम पे उठेंगे, अपने टाइम पे ऑफिस आएंगे, काम शायद बेहतर करेंगे, शायद नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, राइट? वो अपने हिसाब से मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आपका कहना ये है। चाहिए राइट, अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर वो कहीं काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि वहां पे उनको भी कुछ मिले, सैलरी नहीं बट कि कुछ इक्विटी हो गया, कुछ उनको लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट मिले, राइट? क्योंकि वो अगर वैल्यू बनाएंगे तो कल को चाहेंगे कि जब वो कंपनी सेल होती है या बड़ी होती है तो उससे उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। ओके, सो मेनली उनका हमें देखना पड़ेगा। जो जेन जी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें तरफ है, राइट? अगर हम मिलेनियल की बात करें, जैसे मैं खुद एक मिलेनियल हूँ, मैं शायद मेरे अंदर रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद मेरे पीयर्स के अंदर उतना नहीं होगा, तो हम लोग फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी देखते हैं। लेकिन जो मुझसे पिछली जनरेशन है, विच नो ऑफेंस फॉर द जनरेशन, बट यू नो जो मुझसे पहले जो जेन एक्स है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट? वो चाहते हैं कि नहीं भाई, एक जॉब है अच्छे से चल रही है, मैं 5 साल 10 साल कम से कम निकालूंगा। और तो देखिए इसमें ये भी है ना कि देखिए जेन जी जो है उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एकदम यंग है, मतलब बिल्कुल अभी उनमें से 90% लोग मैरिड नहीं है। जेन मिलेनियल्स की बात करें, जेन एक्स की बात करें तो उन पर जिम्मेदारियां भी, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये तो एक लॉजिक हमको समझ में आता है। ठीक है, मैं आता हूं मीनू जी के पास। मीनू जी, अब जो भी है ये, अगर हम इसको जनरेशन जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें बांट के देखें या वर्किंग एनवायरनमेंट में बांट के देखें, लेकिन आखिर क्यों? देखिए क्या एक स्टार्टअप में काम करने के ये सारे फायदे तो हैं, लेकिन मैं ये मान भी लूं कि चलिए आप यंग हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता कि आज एक जॉब को छोड़ा दूसरे को, लेकिन स्टेबिलिटी भी तो एक चीज है। ये तो फिर थोड़ा ऐसा नहीं हो गया, जुए जैसा हो गया कि भाई स्टार्टअप ने अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, वो फेल हो गया तो आप भी फेल हो गए। See, I would give a insight on this कि स्टार्टअप फेल होना एंड पीपल ज्वाइनिंग स्टार्टअप, दे ज्वाइन विद अ ज़ील कि वी विल मेक दिस हैपन। जब वो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, दे आर नेक्स्ट ओनर। व्हाई पीपल आर ज्वाइनिंग मोर एंड मोर दिस स्टार्टअप? बिकॉज जब हम एक स्टार्टअप में जुड़ते हैं ना, जब कॉर्पोरेट में जुड़ते हैं तो वहाँ एक लंबी हायरार्की है, और जब हम स्टार्टअप में जुड़ते हैं वी हैव मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके पॉजिटिव जो आज की यूथ देख रही है, उसकी वजह से स्टार्टअप में जो टीम मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, दे टाइटल देमसेल्फ एज अ ओनर, एंड जो स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं उनको आज की ऐसी ही जनरेशन चाहिए जो अपने आप को ओनर टर्म करे। दिस इज व्हाई दैट इज मोर सक्सेसफुल मॉडल। ठीक है, लेकिन मीनू जी पता है कई बार इसका उल्टा भी होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो कई बार उनको इस तरह की भी शिकायतें होती हैं कि स्टार्टअप में जो मान लीजिए फाउंडर्स हैं
वो भी इसी तरीके के हैं, काम के जुनूनी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के मीटिंग कर ली जाए। उनको अगर 5 बजे दिमाग में कुछ आ गया तो 5 बजे मीटिंग कर ली जाए, एंड देन एक्सपेक्ट कि उनका हर एम्प्लॉय या हर उनका जो टीम वर्कर है वो ऐसे ही काम करे। अब बहुत सारे लोग इसमें फिट हो जाते हैं, बहुत सारे फिट होना नहीं भी चाहते हैं। राइट। तो इसमें मैं इंसाइट्स ऐसे देना चाहूंगी कि see there are 2 type of team members in every organization, whether it is small organization, startup or a corporate. अगर हम corporate में भी जाए तो आज भी there are team who are reporting at 7, 8 और 9. So ये तो हो गई कल्चर की बात कि स्टार्टअप किस लेवल तक जुनूनी है और वो अपने टीम मेंबर्स को कितना जुनूनी चाहता है। ये जरूरी नहीं है कि खाली स्टार्टअप में, एवरी कॉर्पोरेट ऑल्सो स्टार्ट्स अर्ली देन देयर टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क। सो ये हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते कि स्टार्टअप में जरूरी है कि 8 बजे बुलाएंगे या 9 बजे या 10 बजे भी रिपोर्टिंग होंगी। हाँ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगता है बिकॉज दैट इज अगेन अ स्टार्टअप, इसलिए। तो सुनील जी, यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप को देखें तो ये बात सही है कि आपको ओनरशिप जल्दी, आपको लगता है माफी चाहूंगा, ओनरशिप जल्दी मिलती हुई लगती है अगर स्टार्टअप सक्सेस हो गया। क्या लोगों के दिमाग में इस तरह का भी रहता है कि भाई हम देखते हैं कि कितने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं तो बहुत बड़ी फंडिंग आएगी, बहुत सारा पैसा आएगा, और अगर एक बड़ा टर्न अराउंड हो गया तो जो इक्विटी हमें मिल रही है तो हमारे फॉर्चून ही बदल जाएंगे? क्या हल्का सा वो लालच भी रहता है? मैं लालच टर्म में गलत हो सकती है, लेकिन एक मन में रहता ही है, हर किसी को बहुत जल्दी आगे जाना है। देखिए, मैं तो इसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोलता हूँ लालच की जगह। रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसके अंदर है? जैसे फाइनेंशियल में होता है कि आप डेब्ट फंड में जाइए, एनपीएस में डालिए, आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा, और लोग रिस्क लेके म्यूचुअल फंड या इक्विटी में डालते हैं तो पैसा आता है। तो स्टार्टअप एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ट प्ले करना चाहता है। हर कोई एक ऐसे स्टार्टअप का पार्ट होना चाहता है जो कि बहुत बड़ी कंपनी बने। वो उसके लिए फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ साथ एक लाइफ में प्रोफेशनल अचीवमेंट भी है उसके लिए। लेकिन अगर आप देखिए तो बहुत जगह लोग लिखते हैं अपने आप को को फाउंडर। आप देखेंगे इस कंपनी के कितने को फाउंडर है, क्योंकि को फाउंडर एक तरह से डेजिग्नेशन है स्टार्टअप्स में। तो अगर आप देखते हैं तो आज की डेट में स्टार्टअप एक एक्साइटमेंट है एक सेगमेंट के लिए, और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए, जहां उनको ये लगता है कि किसी भी बड़ी स्टैब्लिश्ड बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अगर जाते हैं जो 100 साल 50 साल पुरानी कंपनी है, उस कंपनी के डीप पॉकेट्स हैं, वो कंपनी तुरंत मेरिट नहीं होगी, बट वहां काम करने के लिए इतनी लिमिटेशन है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के टॉप पे नहीं प्ले कर सकते। वो कंपनी के जो रूल्स है उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। स्टार्टअप में जो एनवायरनमेंट मिलता है, पैसे तो मिलते ही हैं क्योंकि फंडिंग होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो सैलरी तो ज्यादा मिलती ही है, बट उसका रिस्क भी होता है कि कल को अगर फंडिंग नहीं मिली और बंद हो गई तो सैलरी नहीं मिलेगी कुछ दिनों तक, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। वो रिस्क अभी हमने देखा है, बट वो रिस्क शायद पूरे डिसीजन मेकिंग में उतना डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करता जितना डिसीजन मेकिंग यस में करता है, नो में कम करता है। तो आज की डेट में अगर देखें तो डेफिनेटली फाइनेंशियली इट्स वेरी वाइबल। बहुत लोग जितना 5 साल में नहीं कमाएंगे उतना 1 या 2 साल में कमा लेते हैं स्टार्टअप में। अगर वो यूनिकॉर्न बन गया, लिस्ट हो गई, ज्यादा फंडिंग आ गई, आपके पास 1% 2% भी शेयर होल्डिंग्स हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, शायद आपको लाइफ टाइम के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है उसके बाद। बट गिवन सेट दैट, हर स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल, उसकी जो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, एक्चुअली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में दम है नहीं है, किस तरह के फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस उसको बैकअप कर रहे हैं, किस तरह के फाउंडर्स हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो उन्होंने इंसेप्शन किया है, उसके उनके बिजनेस मॉडल में क्या दम है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये शायद आप अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप 80 से 90% टाइम सही होंगे, 10 से 20-15% टाइम कुछ भी रॉन्ग जा सकता है, उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती। बट स्टार्टअप में काम करना आज की डेट में एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। इसीलिए शायद ये डिमांड है। जी, और इसीलिए सर्वे है जहां पर 70% लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो कुछ भी वो स्टार्टअप में काम करना चाहेंगे। चलिए, अब ये तो बात ठीक हो गई कि स्टार्टअप क्या है, किस तरीके से चलते हैं, क्या डिमांड करते हैं, किस तरह के लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसमें खतरा भी रहता है कि नौकरियां जाती हैं, थोड़ा भी ऊंच नीच होती है तो नौकरियां जाती हैं, हमने देखा पिछला साल। तो क्या आप देख सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्षितिज जी क्या देखना चाहिए एक स्टार्टअप के अंदर? जैसा भी हल्का सा आइडिया दिया भी सुनील जी ने कि भाई किस तरह का काम कर रही है कंपनी, क्या सिक्लिकल टाइप का बिजनेस है, या कोई चीज़ हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, या जैसे अभी हमने कोरोना में ही देखा कि किसी समय तो बिजनेस ऑनलाइन टीचिंग का ऐसा बूम कर गया कि कुछ मानिए नहीं, और जैसे सामान्य हालात हुए तो चीज़ें बदल गई। तो आप क्या देख सकते हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हो सकते हैं जब आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं? तो एक जैसे रिस्क लेने की बात है, लेकिन रिस्क भी अगर आप कैलकुलेट करके ले तो बहुत बेहतर है।
नहीं तो आजकल इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं देखने के लिए, जैसे क्रंच बेस हो गया, औलर हो गया, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये स्टार्टअप का स्टेबिलिटी क्या है, ये स्टार्टअप के फंडिंग क्या है, ये स्टार्टअप का विजन क्या है और किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है जो रिसेशन फ्री है, राइट। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऐसी है जो थोड़ा फिर भी रिसेशन फ्री है, राइट। सो देयर आर इंडस्ट्रीज जो रिसेशन फ्री हैं। प्लस आपके जो इनोवेशन वाली चीज़ें होती हैं, राइट, इंडस्ट्री कोई भी हो, इनोवेशन हमेशा लगेगा, राइट। सो जो भी स्टार्टअप कुछ नया कुछ करना चाह रही है, कुछ एआई रिलेटेड करना चाह रही है, कुछ ये करना चाह रही है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको इसको अदर वे में भी देखना है कि मैं खुद भी स्टार्टअप रह चुका हूँ और अभी भी स्टार्टअप ही हूँ, एंड एज अ स्टार्टअप मैं कहता हूँ इट्स अदर वे अराउंड एज वेल, कि स्टार्टअप्स को भी बहुत सोच समझ के हायरिंग करते हैं और उनको भी टैलेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, एंड इट्स नॉट ईजी टू हायर अ टैलेंट, राइट, टू हायर अ राइट टैलेंट, लोगों को कन्विंस करना, ये सब करना। तो लकीली हमारा बिजनेस मॉडल ही इसके ऊपर है, जो companybench.com हमारा है, वो बिजनेस मॉडल ही है जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को इन जैसे लोगों से मिलाते हैं, राइट। तो वी मैच द टैलेंट विद द स्टार्टअप्स, राइट। सो जितनी कंपनीज लाइक अर्बन लैडर, पेयू, पेटीएम, ये सब कंपनीज हमारे थ्रू ही हायरिंग करती हैं, मतलब वी आर वन ऑफ द वेंडर, एंड हम ही लोग डेवलपर्स को सिखाते हैं कि वाई दे शुड ज्वाइन अ स्टार्टअप, वर्सेस हम कंपनीज को बोलते हैं वाई दे शुड हायर देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच मेकिंग रहता है, जहाँ पे ऑफकोर्स केस टू केस बेसिस रहता है, जहाँ पे कहीं कहीं डेवलपर खुद भी डिसीजन ले पाता है, बट मोस्ट केसेस हम लोग भी एज अ मेंटरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे उन्हें बताते हैं कि आप इस कंपनी में आप राइट फिट हो, आपका ये स्किल सेट है, आप ये करिए या फिर ये मत करिए। सो आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड हम भी चाहते हैं कि अगर हम किसी का करियर बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मतलब एम्प्लॉय को भी फायदा हो एंड वाइस वर्सा कंपनी को भी फायदा हो, एंड दे विल ऑल्सो ग्रो बिग, एंड इट्स लाइक अ मैच मेकिंग, राइट। इट्स लाइक अ मैरिज which we are the pandits who are making it happen, so we just make sure of that. नहीं ठीक है, So, बढ़िया है। चलिए, तो it ये makes a big difference, right? यस And, यस, तो ये वो कुछ बातें हैं जो शायद जो हायर करने वाले देखते हैं और जहां पर लोगों को भी देखना चाहिए। मैं इसके थोड़े और डिटेल में जाना चाहूंगा कि आप क्या देखें एग्जैक्टली। एक छोटा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के और ही बात करते हैं कि स्टार्टअप बहुत अच्छा एक नया पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन इस इकोसिस्टम को जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप बेहतर उससे रिटर्न पा पाएंगे, आपको उतना अच्छा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि शायद ये भी कोई गारंटी नहीं कि आप स्टार्टअप के नाम पर किसी भी कंपनी में चले जाएं और आपको उतना ही मजा आए जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो इमेज है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। स्टार्टअप जॉब किस तरह की अपॉर्चुनिटी, क्या आज भी लोगों को स्टार्टअप में काम करना पसंद है? जबकि हमने देखा कि अगर अर्थव्यवस्था में हल्की सी भी ऊंच नीच होती है तो स्टार्टअप को बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो नई नई कंपनियां होती हैं और उसके बाद हम देखते हैं ले ऑफ्स होते हैं। लेकिन एक सर्वे कह रहा है कि अभी भी लोगों की पहली पसंद, 70% से ज़्यादा लोगों की पहली पसंद है कि वो स्टार्टअप में ही काम करना पसंद करेंगे। सुनील जी, तो जो यही बात है कि स्टार्टअप जो है वो काफ़ी वर्नरेबल भी रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई थोड़ा भी अगर अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच हुई, थोड़ी भी कंडीशंस बदली, चूंकि ये नई कंपनियां होती हैं, क्योंकि जस्ट ग्रो कर रही होती, तो इनको ये हायर फायर वाले डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। तो क्या आप जब कोई स्टार्टअप चुन रहे हैं, मैं फिर से उस सवाल पे आऊंगा कि उसमें थोड़ा क्या ध्यान रखें, इसमें आपकी भी राय चाहूंगा। और जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप एक बेहतरीन जगह ही हो काम करने की, उसमें भी अच्छे और खराब होते ही होंगे। हाँ, देखिए, स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उनका बिजनेस मॉडल क्या है और वो क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री की सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नियर हिस्टोरिकल, अगर आप यूनिकॉर्न्स को देखेंगे तो उन्होंने रियल बहुत सारे जो कंज्यूमर बेस्ड, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनको सॉल्व किया है। एक तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से जब हम किसी भी स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल, क्या इनका प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या इसकी नेचुरल डिमांड हो सकती है और कितनी डिमांड हो सकती है, कभी रिसेशन आए या ना आए, कभी आए चला जाए तो क्या इससे कितना इफेक्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस मॉडल। नंबर 2, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आके इन कंपनीज को फंड करते हैं, तो किस तरह का बैकअप है इसके पीछे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी लीडरशिप टीम कैसी है, कि अगर लीडरशिप टीम जो होते हैं 5, 7, 10 लोगों के जो इनिशियल लोग होते हैं, लीडरशिप टीम कैसी है। अगर आप ये 3-4 चीजों को देखेंगे, क्योंकि आप स्टार्टअप में ये भी देखेंगे कई बार अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक मिस इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग भी करते हैं कि हमको इतनी फंडिंग मिल गई, इतने करोड़ की फंडिंग मिल गई, वो पैसा मिला नहीं होता है, वो डिस्कशंस हो रहे होते हैं, उनका बहुत स्मॉल पोर्शन आता है उनके पास फंडिंग का, और वो स्टेज वाइज फंडिंग होती है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या मैं खुद एज ए इंडिविजुअल कन्विंस्ड हूँ इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, क्या ये प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में, नहीं चलेगा। तो उतनी आज की डेट में एज ए कॉन्शियस कंज्यूमर अगर आप देखते हैं किसी भी चीज को, स्टार्टअप प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज एम्प्लॉय, बट अगर प्रोडक्ट सस्टेनेबल है या सर्विसेज सस्टेनेबल है मार्केट में, तो वो स्टार्टअप ज्वाइन करने में आप हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि लर्निंग और सस्टेनेबिलिटी दोनों है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तीसरी चीज जो होती है कि आज के डेट में क्या होता है ना, कई बार हर स्टार्टअप हुआ तो एक स्प्लिट हो गया, दूसरा स्टार्टअप फिर उससे स्प्लिट हो गए। प्रोडक्ट लाइन की कंपनी यानी सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइन के 10 स्टार्टअप नहीं चल सकते, वो अल्टीमेटली कंसोलिडेशन में आते हैं, यानी एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करेगी, जो बड़े प्लेयर होंगे दूसरे को एक्वायर करेंगे। तो आप ये देखिए कि किसका मॉडल फास्ट मूविंग है। 2-3 लेवल होते हैं, सीड फंडिंग, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। तो अगर आप उतने ज्यादा रिस्क टेकर है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप सीड लेवल पे भी जंप कर सकते हैं, ए लेवल पे भी जंप कर सकते हैं। जी। बट अगर आपके लिए जॉब सिक्योरिटी 20-25% भी मैटर करती है, तो कम से कम बी और सी लेवल पे जंप कीजिए, सीड लेवल या ए लेवल पे ना जंप करें। नहीं, ये तो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, लीडरशिप कौन सी है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करिए। ये 3-4 चीजें आप शायद पढ़ेंगे आज के डेट में। तो आज के डेट में इंटरनेट पे हर जगह इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। अपना कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन लेके डिसीजन लेंगे तो आप शायद बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब की मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं बस यही सवाल लेके मीनू जी के पास जा रहा हूं, आखिरी सवाल मीनू जी की, अगर आप एक स्टार्टअप में है, नो मैटर कि वो किस स्टेज का स्टार्टअप है और कितना बड़ा या छोटा स्टार्टअप है, और अगर आपकी जॉब चली ही जाती है, कितने % चांसेस रहते हैं कि आप को ज्यादा समय घर पे खाली नहीं बैठना पड़ेगा? See, before going the job, I would say कि जब हम एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, if I see from a team members perspective कि जो स्टार्टअप ज्वाइन करने वाला है, अगर वो टीम मेंबर में दम है, यानी कि why do startups hire, जो उनको गैप दिखता है ना कि मुझे ये पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट में ये लेवल का गैप दिख रहा है, वहीं पे दे हायर। एंड इफ यू हैव दैट पोटेंशियल टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल, देन फर्स्ट क्राइटेरिया कि हम ले ऑफ होंगे ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। इन केस वी गेट ले ऑफ ड्यू टू एनी रीजन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि स्टार्टअप में पीपल ऑल्सो ज्वाइन फॉर वन रीजन, दैट इज लर्निंग प्रोस्पेक्ट। अगर हम फ्रेशर है, आज फ्रेशर्स को भी बहुत चांसेस दिए जाते हैं स्टार्टअप से। अगर फ्रेशर ने ज्वाइन किया है और एक अच्छी लर्निंग ली है, तो आई डोंट थिंक इट टेक्स मैक्सिमम 10 to 15 days टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद दैट लर्निंग ऑफ द पास्ट स्टार्टअप। चलिए, क्या बात है, अच्छी बात है। बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश हो रहे होंगे कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आता। एनीवे, तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको समझा जाए। आप ठीक है, ले ऑफ की खबरें आती हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि वो स्टार्टअप में जॉब करना चाहेंगे। हमारी कोशिश यही थी कि उस इकोसिस्टम को समझें, और फिर अगर आपको रिस्क भी लेनी है तो क्यों ना एक कैलकुलेटेड रिस्क ली जाए। कल को नौकरी जाती भी है, बचती है, क्या होता है क्या नहीं होता, आप कितना सीखेंगे, कितना पाएंगे, वो अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे, और कुछ क्राइटेरिया कि आपको कौन से स्टार्टअप में जाना है और कौन से में नहीं, और किस में जॉब सिक्योरिटी की भी आपको चीजें मिल सकती हैं, वो सारी बातचीत हमने कोशिश की आज आपसे करने की, और एक एनवायरनमेंट आपको देने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।